हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए फ्रेंड्स। इसकी अगर थ्योरी पार्ट्स आपको देखनी है तो उसकी प्लेलिस्ट डली है टॉपिक वाइज। आप पहले वहां से सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए, फिर यहाँ से उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपसे आसानी से प्रश्न बनने लगेंगे। देखिए कौन सा प्रश्न देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 130 में किया है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट हमारा दिल्ली में है। तो सुप्रीम कोर्ट के अगर मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर वह किसी अन्य स्थान पर क्या कर सकते हैं? इसकी बैठक इस अन्य स्थान पर भी वे क्या कर सकते हैं? बैठ सकते हैं, जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कौन मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर वे क्या कर सकते हैं? निर्धारित कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 130 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता की व्याख्या की गई है? आर्टिकल नंबर 131 में भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता की व्याख्या आर्टिकल नंबर 131 में की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? आर्टिकल नंबर 137 के तहत 137 में सुप्रीम कोर्ट अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों को क्या कर सकते हैं? वे समीक्षा करने का उनको अधिकार प्राप्त है। इसको कौन देता है? तो संसद। यह संघ सूची के विषय के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त अधिकारिता देने के लिए विधि पारित कर सकती है। ठीक, आर्टिकल नंबर 138 के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार है? आर्टिकल नंबर 137 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के 137 के तहत संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं? उनकी समीक्षा करने का उनको अधिकार प्राप्त है। और उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा बनाई गई विधि या अनुच्छेद कौन से आर्टिकल 145 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन होंगी? और 143 में क्या है? तो उच्चतम न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उनके परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति चाहे तो वे क्या कर सकते हैं? परामर्श ले सकते हैं ना। अगर उनसे राष्ट्रपति जी क्या करना चाहे, परामर्श मांगते हैं, तो आर्टिकल नंबर 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी को परामर्श देते हैं, किंतु इस परामर्श को राष्ट्रपति जी मानने के लिए बाध्य नहीं है। वे चाहे तो इन्हें मान सकते हैं और ना चाहे तो नहीं मान सकते। ये राष्ट्रपति का अपना निर्णय होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? आर्टिकल नंबर 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर, ठीक है, सभी न्यायालयों पर ये क्या होगा? लागू होगा। आर्टिकल नंबर 141 में यह प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी अदालतों पर ये क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं। भारतीय संविधान के 143 में हमने क्या देखा? ये किससे संबंधित है? तो इसमें क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी को सुप्रीम कोर्ट क्या दे सकती है? परामर्श दे सकती है। ठीक है, और राष्ट्रपति जी अगर परामर्श लेना चाहे सुप्रीम कोर्ट से तो 143 के तहत भी सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं? परामर्श ले सकते हैं। 143 के अनुसार यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कानून या तथ्य का कोई प्रश्न उठ गया है या उठने की संभावना है तो सार्वजनिक महत्व का है या उक्त प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से वे क्या कर सकते हैं? सलाह मांग सकते हैं। भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। केवल सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का क्या कहा जाता है? अंतिम रूप से पूर्ण अधिकार इनको प्राप्त है। भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है। इसका अर्थ है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका या संसद की संप्रभुता या एक लिखित संविधान। इसका सही आंसर होगा स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे यहाँ न्यायपालिका कैसी है? तो स्वतंत्र है। न्यायपालिका स्वतंत्रता का उद्देश्य निष्पक्ष लोकतंत्र को बनाए रखना। स्वतंत्र न्यायपालिका ही नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार की क्या करती है? रक्षा करती है। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। यदि कोई नागरिकों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न करता है तो न्यायालय उसे क्या कर सकती है? दंडित कर सकती है। ठीक है, मौलिक अधिकार का आप हनन नहीं कर सकते। स्वतंत्र भारत में पहले विधि आयोग कब स्थापित की गई थी? 1955 में की गई थी।
स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग 1955 में, ठीक है, स्थापित किया गया। भारत के तत्कालीन महान्यायवादी उस समय कौन थे? MCC तलवार इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। और वर्तमान में 22वां विधि आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं, ठीक। भारतीय न्यायिक प्रणाली PIL का अर्थ क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका क्या है? इसका अर्थ होता है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जिसको कहा जाता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल नंबर 32 और हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत? 226 के तहत क्या करती हैं? दायर करती हैं, ठीक। ये निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका PIL निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए अधिकार से संबंधित है? तो कौन बताएगा? हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, ठीक है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य ये इससे संबंधित है। जनहित याचिका का रिपोर्ट किया गया देश का पहला मामला था, ठीक है, जिसके द्वारा जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों पर किए जा रहे अमानवीय बर्ताव पर प्रकाश डाला गया था। जो जेल में बंद विचाराधीन कैदी थे, इन्हें अपने अपराध की सज़ा से अधिक समय तक जेलों में रहना पड़ा था, ठीक है। जितने समय के लिए उन्हें अपराधी दोषी किया गया था, उससे अधिक समय के लिए उन्हें क्या किया गया था? जेलों में रहना पड़ा था। तो ये हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य से संबंधित है। ये पहली याचिका थी। जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो ये हुई है USA के संविधान से, ठीक है। जनहित याचिका की अवधारणा सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका देश से उत्पन्न हुआ था। भारत में जनहित याचिका अमेरिका से काफ़ी भिन्न है। भारत में जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है? PN भगवती को कहा जाता है, ठीक है, PN भगवती को कहा जाता है। जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। मानव अधिकार और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक चिंता के मुकदमों को उठाने के लिए जनहित याचिका कानून का उपयोग किया जाता है। संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन पद का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो ये हुआ, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं हुआ है। न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग अमेरिकी संविधान से लिया है और न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिक की जांच कर सकते हैं और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय इसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायालय में अनुच्छेद कौन कौन से आर्टिकल देखिए? 13 है, 32 है और 132, 133 और 226 के द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उन्हें दी गई है। फिर हमारा आता है उच्च न्यायालय, ठीक। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम हाई कोर्ट। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये करते हैं आर्टिकल नंबर 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट का हमने अभी भी देखा, सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत रिट जारी करते हैं? आर्टिकल नंबर 32 और हाई कोर्ट करते हैं 226 के तहत। संविधान का अनुच्छेद 214, ठीक है, अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालयों का गठन का प्रावधान है और 124 में क्या है? 124 में सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है 214 में, ठीक है, 214 में है हाई कोर्ट। आर्टिकल नंबर 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर रोक और आर्टिकल नंबर 230 में क्या है? उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों का विस्तार है। और आर्टिकल नंबर 223 में उच्च न्यायालयों के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है, ठीक है। उच्च न्यायालय में जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है आर्टिकल नंबर 223 के तहत, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।